ओम नमस्ते जी बच्चों, कैसे हो आप? जो बच्चे 10th से 11th मूविंग में हैं, ठीक है, आप सबने अपने सपने तैयार कर लिए होंगे, ठीक है। और आपके सपनों के लिए हमने भी आपके लिए रेगुलर लेक्चर्स तैयार कर लिए। तो बच्चों, ऑल द बेस्ट साइंस लेने के लिए आप सबको। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि आज का जो अपना लेक्चर है, बेसिक मैथमेटिक्स का हमने कुछ पोर्शन कंप्लीट करा था बच्चों। बेसिक मैथमेटिक्स का कुछ पोर्शन कंप्लीट करा था। मतलब जो 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट है उनके लिए क्या होता है कि साइंस लेना आसान तो होता है लेकिन समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो साइंस में ढल नहीं पाते। तो ढलने के लिए हमें सबसे पहले उनको ये बताना पड़ेगा कि यू हैव टू मेक स्टेयर्स अप स्टेयर्स। मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सीढ़ियाँ खुद बनानी पड़ेगी, क्योंकि यार तुम्हें साइंस के उस पीक पर पहुंचना है जिसकी वजह से तुमने साइंस ली है। लेकिन उस पीक पर पहुंचने के लिए यू हैव टू मेक अप स्टेयर्स टू बिलोंग्स टू देम। सही बात है कि नहीं है? तो तुम क्या करोगे, अप स्टेयर्स बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप डाउन टू अर्थ से स्टार्ट करोगे। मेरा कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू स्टडी बाय द मीन ऑफ बेसिक इलस्ट्रेशंस। मतलब तुम बेसिक कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंगली अगर चलते हो। अब बेसिक कंसेप्ट का मतलब क्या हो गया, 10th क्लास और 9th क्लास का कुछ पोर्शन ही एक्चुअली में देखा जाए ना, तो 10th और 9th के जितने भी तुमने साइंस मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा वो सारा यूज़ तो आएगा ही आएगा। अब तुम डर गए होंगे कि सर अब 9th की भी पढ़नी पड़ेगी, कि अब 10th की वापस पढ़नी पड़ेगी। कि नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने साइंस ली तो ऑब्वियस बात है कि पड़ोसी को दिखाने के लिए तो नहीं ली होगी। अब पड़ोसी को दिखाने के लिए अगर तुमने साइंस नहीं ली है तो इसका मतलब तुम्हें 9th और 10th के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जिनको नाम लेते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाता है। जैसे मैंने लिखा है, बोला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो तुम्हारे दिमाग में ब्लिंक कर जाएगा कि हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में मैंने ये पढ़ा था। वहाँ डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने सिर्फ वर्ड बोला है कि रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। तो तुम वहाँ पर दिमाग में बहुत सारी इमेजेस बना लेते हो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब ये होता है। वही चीज़ को ध्यान में रखते हुए 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट को मैं जेके सर आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और आप सबका स्वागत है हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट द्रोणा अकेडमीज में और हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रेन एक नए रूप में। मैं तुम्हें बता दूं बच्चों कि रेगुलरली 10th से जो 11th मूविंग स्टूडेंट थे, इस लॉकडाउन पीरियड में हमने पहले से कुछ लेक्चर डाल रखे थे, लेकिन उस समय कन्फर्मेशन नहीं थी कि 10th क्लास के एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, या पोस्टपोन होंगे या क्या होंगे। तो अब जाते जाते ये क्लैरिटी हो चुकी है कि अब डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब अब जो बच्चे बहुत 2-3 साल बाद देखकर उनको लग रहा होगा कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, लेकिन आज के टाइम पे ये बात करना बहुत ज़रूरी है ना बच्चों, क्योंकि कोरोना की महामारी से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इवन जीवन शैली में ही नहीं, अपने जो सोचने की शक्ति है ना उसमें भी। क्योंकि जब तुम स्कूल जाते हो ना रेगुलर, तो तुम्हारे दिमाग में स्ट्रेसेस होते हैं होमवर्क करने के, तुम्हारे दिमाग में स्ट्रेसेस होते हैं प्रोजेक्ट बनाने के, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं। तुम उसको स्ट्रेस ना लेके उस काम को कंप्लीट करते हो, फिर बाद में फ्री माइंड हो जाते हो। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा एक डेली रूटीन था, अभी तुम्हारा कोई डेली रूटीन नहीं है। तो उस डेली रूटीन को वापस रिकवर करने के लिए हर कोई ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल करवा रहा है, हमारी जैसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारे लेक्चर्स में ऐसा नया क्या है, सोचने वाली बात तो ये है, हमारे लेक्चर्स में ऐसा नया है क्या? तो बच्चों, नया तो किसी में कुछ नहीं है, सब वही पुराना ट्रेडिशनल यूज़ करके। एक कैमरा सामने है, हमने एक माइक लगा रखा ताकि आप तक आवाज़ साफ जा सके। अब क्या होता है कि कुछ कुछ न्यूज़ देखने को भी मिल रही है ना, क्या कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, IIT JEE नीट के एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होंगे या नहीं होंगे। तो बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो वैसे डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए एक बात बोल देता हूँ कि डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी एज क्या है, अभी पढ़ने वाली है, तो तुम अपनी स्टडी पे ध्यान दो। अब स्टडी का मतलब ये नहीं कि तुम पूरा ही स्टडी में ध्यान देते रहो, नहीं बच्चों। स्टडी का मतलब ये है कि तुम्हें सिर्फ वो रूटीन फॉलो करना है जो तुम पहले भी चल रहे थे, उसका कुछ 50-60% ही कर लो ना, उतना काफ़ी है। तो आज हम हमारे टॉपिक पे चलते हैं
10th to 11th मूविंग स्टूडेंट में मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा बच्चों, फिजिक्स बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर मैंने अपलोड कर रखे हैं। मैं तुम्हें इस लेक्चर के माध्यम से बता देता हूं कि कौन कौन से लेक्चर्स हमने प्रोवाइड करवा रखे हैं। ठीक है, ये एक तरीके से मान लो कि बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने लेक्चर स्टार्ट करते करते ही ये बोल दिया था कि बेसिक अप स्टेट्स बनाने हमें डाउन टू अर्थ। मतलब ये है कि फिजिक्स को समझने के लिए जो बेसिक मैथमेटिक्स हमें आनी चाहिए वो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ अभी फ़िलहाल इनिशियली। तो ये फर्स्ट लेक्चर मान के चलो, इसके बाद के तुम्हें रेगुलर लेक्चर वैसे मैंने अपलोड कर रखे हैं, लेकिन उनको मैं नाम दे दूंगा लेक्चर्स वाइज। ठीक है, तो इनिशियली लेक्चर तो यही है। क्या है देखना बच्चों, मैं तुम्हें बता दूं बेसिक मैथमेटिक्स में हमने आगे जो लेक्चर प्रोवाइड करवा रखे हैं उसमें क्या क्या कवर कर रखा है। बेसिक मैथमेटिक्स को ध्यान में रखते हुए क्या क्या चीज़ें तुम्हें परेशान करने वाली है, तो उस परेशानी को निवारण करने के लिए मैंने एक नाम दे दिया, वो है फंक्शन। क्या है बच्चों, फंक्शन। फंक्शन क्या होता है ये सब मैंने फंक्शन के बारे में समझा रखा है। ठीक है, अब क्या होता है वास्तविकता में तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि फिजिक्स के अंदर मान लो कोई बड़ा से बड़ा डेरिवेशन करते हो या तुम इमेजिनेशन करते हो कि कोई भी एक बॉडी ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में जा रही है, तो बच्चों ये क्या होता है, इसे नाम बोल दिया गया ट्रेजेक्ट्री मोशन। अब ट्रेजेक्ट्री वर्ड ही पहली बार सुना है, तो ये ट्रेजेक्ट्री है क्या? एक तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके मैंने तुम्हें समझा दिया ना कि ऐसे ऊपर हम किसी बॉडी को फेंकेंगे तो वापस नीचे तो आएगी, लेकिन एक ऐसा इंद्रधनुष जैसा आकार बना लेती है, तो उसे अपन क्या बोल दिया, ट्रेजेक्ट्री बोल दिया। तो ये जो टॉपिक आता है ना, ये किसके अंदर आता है बच्चों, समीकरणों के ग्राफ ही निरूपण, मतलब कर्व ट्रेसिंग या फिर ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ऐसा बोल सकते हैं अपन इसको, है ना। तो मैं यहाँ पर आता हूँ बच्चों सबसे पहले फंक्शन पर। तो फंक्शन में हमने सब कुछ बता रखा है, फिर लाइन बाय लाइन फंक्शन के टाइप्स मैं तुम्हें बता दूँ। फंक्शन को अपन 5 प्रकार से याद रखेंगे। आई लेट, मैं लेट हो गया हूँ पढ़ने में, इसलिए मैंने इसका नाम भी क्या दे दिया बच्चों, आई लेट। आई लेट में इन्वर्स लॉगरिथम एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय लघुगणक बीजगणितीय त्रिकोणमितीय और चरघातांकी, ये सभी टॉपिक जो है वो 5 अलग अलग लेक्चर में मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं। दूसरा उनके ऊपर जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैंने दे रखे हैं अगले लेक्चर्स में, तो तुम वो जाके देखना। आज इसी के साथ साथ मैंने कर्व ट्रेसिंग का अलग लेक्चर है और कैलकुलस का, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सभी बच्चों को। अब इस पर एक चीज़ मैं बता दूँ, इस पर कोई फोकस नहीं करता है ना। कर्व ट्रेसिंग पे हो गया या फिर समीकरणों के ग्राफी निरूपण या फिर ग्राफ ऑफ इक्वेशन, इस पर कोई फोकस नहीं करता। अब क्यों नहीं करता, उसके पीछे कारण है। क्या होता है, समझ में आसानी से नहीं आता। चलो मान लो समझ में भी आ गया मेरा लेक्चर देखते हुए, लेकिन इसमें इंटरेस्ट भी कोई नहीं जताता। क्यों? क्योंकि बच्चों इमेजिनेशन हर कोई नहीं करना चाहता। हर कोई चाहता है कि सामने जो चीज़ है मैं उसी को मानूंगा। इमेजिनेशन कैसे करूं, मेरी शक्ति है नहीं इतनी सोचने की। तो बच्चों ये बनानी पड़ेगी, इमेजिनेशन तुम्हें खुद डेवलप करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है, अगर मैं फिजिकल वर्ल्ड की बात करूं तो क्या होता है, जो चीज़ हमें दिख रही है, जिस चीज़ को महसूस कर पा रहा है, मेरी आवाज़ तुम सुन पा रहे हो, या मैं बोर्ड पे इसे मार्कर से लिख पा रहा हूँ, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, जो केमिकल भरा हुआ है वो उस पर चिपका हुआ है, मैं ऐसा करूँगा ये मिट जाएगा, वापस करूँगा ये लिख जाएगा, है कि नहीं बच्चों। तो इसका मतलब ये चीज़ें तभी हुई होगी ना जब मैंने इसको इमेजिन किया होगा। अगर मैं इसको इमेजिन ही नहीं कर पाता, या कोई भी साइंटिस्ट इसको इमेजिन नहीं कर पाता, या कोई भी डेवलपर प्रोडक्शन इसका करने वाला जो प्रोडक्ट बना रहा है वो भी अगर इमेजिन नहीं कर पाता, तो वो इस चीज़ को बना पाता है क्या, नहीं बना पाता। इसलिए इमेजिनेशन मस्ट है। अपन अब फिजिक्स के दौर पर आ गए, तो यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, इमेजिनेशन का मतलब ये हो गया कि तुम होती हुई चीज़ों का ही इमेजिनेशन करोगे। अब ऐसा नहीं कि मेरे पंख लगे तो मैं उड़ जाऊं, ऐसा इमेजिनेशन थोड़ी है। चलो ठीक है, मान लो तुमने तुम्हारे पंख लगा के तुम उड़ने लग गए, तो वहाँ पर असली के मोर के पंख या कबूतर के पंख थोड़ी लगाओगे। वहाँ पर तुम क्या करोगे, ग्लाइडर बना लोगे, एक अपने लिए एक सूट बना लोगे, जैकेट बना लोगे, ऐसा कुछ कर सकते हो ना। ठीक है ना। वाई सिटी सबने गेम खेला होगा, वो बना देता है क्या कहते हैं उसे, एयर जैकेट बना लेता है, तो वो ऊपर उड़ने लग जाता है। तो वो सारी इमेजिनेशन के आधार पर है। तो यहाँ पर भी ये जो लेक्चर है इसको मस्ट देखना, तुम्हें मज़ा आएगा। दूसरा अपने बाकी साथियों को शेयर भी करना बच्चों, और देखना साथ में। कैलकुलस की मैं बात कर रहा हूँ, तो कैलकुलस का मतलब ये हो गया कि इस लेक्चर को पढ़ने के लिए पूरा विश्व तैयार है। कैलकुलस क्या होता है, कैलकुलस का मतलब ये हो गया कि कैलकुलेशंस, तुमने जो बेसिक कैलकुलेशन पढ़ी थी ना बचपन से लेके अभी तक, वो तो है ही, उसके साथ और भी कैलकुलेशन होती है। तो इसका पूरा नाम ही क्या बोल दिया बच्चों, कैलकुलस।
इसमें दो क्राइटेरिया, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तुमने नाम सुना होगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, और अगर तुम 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लोगों ने तुम्हें डराया भी होगा कि यार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो सीख ही लेना, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। इसका मतलब ये है कि लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम्हें पढ़ना ही है, ये सारे लेक्चर तुम्हारे पास है। तो आज हम नया क्या करने वाले हैं, मैं तुम्हें क्या है कि अब 10th से तुम 11th में आया तो मैं 10th की ही चीज़ पढ़ाऊँगा सबसे पहले। आज क्या पढ़ाऊँगा बच्चों, 10th की चीज़। चलो देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं अपन। मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ बच्चों, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम तो तुमने पढ़े होंगे अच्छे से, ठीक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ तक सीमित हुए होंगे। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ आज से कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं किस टाइप के, है ना। तो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं बच्चों, है ना। बच्चों मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग टाइप बता रखे हैं ना। पहला है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, तीसरा क्या है, वेक्टर कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन मतलब कार्तीय निर्देशांक पद्धति, पोलर मतलब ध्रुवीय, और वेक्टर मतलब सदिशीय निर्देशांक पद्धति। अब ऐसा क्या है इन सब में, मैं तुम्हें बता दूं बच्चों कि कार्तीय का मतलब ही क्या होता है बच्चों, यही एक्स कोऑर्डिनेट पढ़ते थे ना तुम, वाई कोऑर्डिनेट, इसी के साथ साथ मैं एक और कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ बच्चों, क्या, जेड कोऑर्डिनेट। अब एक्स वाई जेड कब होगा सुनना, अगर मैं केवल एक्स वाई और जेड को कंसिडर करता हूं, सिंगल कोऑर्डिनेट लेता हूं, अगर मैं केवल क्या लेता हूं बच्चों, सिंगल कोऑर्डिनेट, तो सिंगल कोऑर्डिनेट का वास्तविक अर्थ हो गया है, तुम यहां पर क्या ले रहे हो बच्चों, 1 डायमेंशनल सिस्टम को याद रख रहे हो। 1 डायमेंशनल सिस्टम मतलब केवल एक डायरेक्शन, या तो तुम किसकी बात करोगे, एक्स डायरेक्शन की, या तो तुम किसकी बात करोगे, वाई डायरेक्शन की, या तो तुम किसकी बात करोगे बच्चों, जेड डायरेक्शन की। अब ये एक्स वाई जेड होता क्या है, सोचने वाली बात है ना। तो बच्चों ये चीज़ें उतारते हुए चलना, फिर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अभी कार्टेशियन की बात कर रहा हूँ ना। तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, तो एक्स वाई जेड में पहले मैंने बात कर ली, सिंगल कोऑर्डिनेट लूँगा तो वो 1 डायमेंशनल सिस्टम होगा, केवल एक। इसका मतलब क्या है, इसके बारे में कहानी तुम्हें और बाद में समझ में आएगी जब मैं 2D पे चलूँगा। 2D मतलब क्या होगा देखना बच्चों, अगर मैं एक्स वाई ले लूँ, या वाई ले लूँ, वाई जेड ले लूँ, या फिर जेड एक्स कोऑर्डिनेट ले लूँ, तो वो कौन सा सिस्टम होता है बच्चों, 2 डायमेंशनल सिस्टम होता है। अच्छा, 1 डायमेंशनल सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं, लीनियर भी बोल सकते हैं। लीनियर का मतलब समझते हो ना बच्चों, रेखा। और कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है बच्चों, निर्देशांक, ठीक है। और सिंगल कोऑर्डिनेट का मतलब क्या ले रहे हैं, केवल एक निर्देशांक ले रहे हैं। और 1 डायमेंशन का मतलब होता है एक विमीय, क्या पढ़ते हैं इसे बच्चों अपन, एक विमीय। अब 2 डायमेंशन का मतलब क्या हो गया बच्चों, द्विविमीय। अब सोचने वाली बात होगी, द्विविमीय हमने पढ़ रखा, द्विविमीय निर्देशांक पद्धति तुमने शायद ये पढ़ा होगा बच्चों, एक्स और वाई, ये 10th क्लास में पढ़ा था ना तुमने। तो जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड आते हैं ना, वो कार्टेशियन होता है। अभी मैं पोलर वेक्टर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, याद रखना, ठीक है ना। ये सब साइड में अभी, इन पर अभी मैंने कुछ भी नहीं कर रखा, तो ये बंद हो गया, और ये भी क्या हो गया बच्चों, बंद हो गया। चलो आओ वापस यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन, इसको द्विविमीय निर्देशांक पद्धति के लिए एक्स वाई जेड, एक्स वाई है तो वाई जेड और जेड एक्स भी बताया मैंने। चलो इसके बारे में बाद में बताऊंगा। अच्छा मैंने बताया ना, ये चीज़ और ये चीज़ तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगी अगर मैं तीसरे पे चलता हूँ, किसमें, जिसमें एक्स कोमा वाई कोमा जेड तीनों बच गए साल है। अब इसमें ऐसा क्या हुआ सुनना, ये एक्स डायरेक्शन होती है, ये वाई डायरेक्शन होती है, और ये इसमें जेड डायरेक्शन होती है। इसको समझने के लिए बड़े सिंपल सी एक चीज़ बता देता हूँ बच्चों मैं तुम्हें, कि ये मैंने मार्कर को इस तरीके से अरेंज कर रखा है। सोचना ज़रा क्या कर रहा हूँ ना मैं, इस तरीके से अरेंज कर लूँ, ये रहा। तुम्हें लग रहा है कि बच्चों ये 2 मार्कर ऐसे कैसे लग रहा है, ये वाला तो किसको बता रहा है, एक्स डायरेक्शन को, ये वाला किसको बता रहा है बच्चों, वाई डायरेक्शन को बता रहा है। अब इस एक्स डायरेक्शन को और इस वाई डायरेक्शन को क्या बोल सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि अपन, ये लो थोड़ा सा ऐसे। अब यहाँ पर अब तो ये जेड क्या टेढ़ा जा रहा है, जबकि ये बच्चों टेढ़ा नहीं है, क्या है, ये है जेड। जेड का मतलब क्या है, बाहर निकलता हुआ, मतलब दाएं
बाएं, ये x माइनस डायरेक्शन हो जाएगी, ऊपर नीचे आगे पीछे। आपकी बात समझ में? तो ये x y z, और z को मैं बाहर तो निकाल नहीं सकता, कहीं बना नहीं सकता, इसलिए किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़े टेढ़े तरीके से। तो क्या तुम इसको चेंज कर सकते हो कैसे? जैसे कि मैंने मार्कर से समझाया था ना, x को ब्लैक मार्कर से, तो z को किससे बताया था बच्चों मैंने, ब्लू मार्कर से। तो ये है हमारे पास z डायरेक्शन। अब सोचने वाली बात है कि मैंने तुम्हें बताया कि अगर मैं केवल एक डायमेंशन लेता हूँ x, तो केवल x की बात करूँगा, y की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये y हो जाएगा, और z की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये z। मतलब समझ गए ना बच्चे, टेढ़ा क्यों बना रखा है? टेढ़ा मतलब होता है ये बाहर निकल रहा है। यहाँ पर भी मैंने क्या बना रखा है, x y y z z x, लेकिन यहाँ पर केवल x और y आ रहा है क्या? तो इसके 3 डायग्राम बनाऊँ अलग अलग, कौन कौन से देखना। पहले तो क्या आ गया बच्चों, ये y हो गया, और इसी के साथ क्या हो गया बच्चों, x हो गया। तो x y हो गया ये 2 डायमेंशन के हिसाब से। अब दूसरा लेता हूँ y z। y z का मतलब क्या हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया, और तीसरा क्या बच्चों, z x है ना। तो z x के लिए क्या हो जाएगा, ये z हो गया बच्चों, और x के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये x हो गया। अब तुम खुद सोचो कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, तो देखना बच्चों, अगर ये x ऐसे है और ये y ऐसे है, तो क्या तुम्हें लग रहा है कि ये 2 डायमेंशन है एक्स वाई? तो इससे पता क्या बोलते हैं बच्चों, ये पूरा अगर मैं इसको छायांकित कर दूं ऐसे ऐसे, तो ये पता क्या कहलाता है, एक्स वाई प्लेन कहलाता है। जैसे इसमें अपन ने नाम दिया था ना बच्चों, ये रेखा है, लाइन है, लीनियर है, तो ये सिर्फ लाइन बना रहा था, ये क्या बनाता है बच्चों, एक प्लेन बनाता है। प्लेन को क्या कहते हैं बच्चों, एक तल, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, एक समतल। चलेगा। यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, यहाँ पर भी देखो बच्चों, ये y है तो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, ये y नीचे भी जा सकता था और ये z पीछे भी जा सकता था, ये y डैश है ना बच्चों, और ये क्या है बच्चों, z डैश है ना। तो मैं इसको थोड़ा हटा के y डैश लिख देता हूँ, ये भी y डैश हो जाएगा, और ये क्या है बच्चों, ये है हमारे पास x डैश। तो इसमें ऐसा क्या हुआ, तो इसका प्लेन कैसे बन रहा है बच्चों, मैं तुम्हें समझाऊँ, देखो कैसे बन रहा है इसका प्लेन। ऐसे बन रहा बच्चों इसका प्लेन। सोचो इसका प्लेन कैसे बन रहा था, सामने से ऐसे, और इसका प्लेन कैसे बन रहा बच्चों, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। मतलब अगर मैं इसके लिए तुम्हारे पास एग्जांपल दूँ तो कैसे दूँ, ये मान लो मेरे पास एक बुक है, ठीक है, इस बुक के बारे में खास बात क्या है बच्चों, ऐसे रखूँगा, ये 10th क्लास के एडिशन में कोई बात नहीं, अगर मैं इसको ऐसे रखूँगा तो ये एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं y और z के हिसाब से चल रहा हूँ, तो मतलब y मतलब खड़ा, z मतलब बाहर, ये देखो मतलब ये प्लेन जो है ना थोड़ा सा मैं टेढ़ा कर रखा है, वास्तव में प्लेन कैसा है, ऐसा है। अब मैं zx की बात करूँगा ना, zx की, तो zx का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये इसमें से zx ये हटा देता हूँ, zx प्लेन, ये कौन सा प्लेन हो गया बच्चों, YZ प्लेन। प्लेन को क्या बोलेंगे अपन बच्चों, तल बोलेंगे। अब ZX में क्या हो गया ऐसा, ZX में हो गया बच्चों S टाइप से, कैसे, क्या हुआ ये कि अगर मैं इसको X डैश मान लूँ और इसको मैं क्या मान लूँ बच्चों, Z डैश मान लूँ, तो एक प्लेन मुझे कैसा मिला है, एक ऐसे, दूसरा ऐसे और तीसरा ऐसे। समझ रहे हो मेरी बात, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हमारे पास कंसेप्ट सामने आया कि ये है x, ये है y, ये है z। तो अगर मैं यहाँ पर प्लेन बनाऊँ कैसे, यहाँ पर ऐसे, दिख रहा है कि बच्चों तुम्हें प्लेन इस टाइप से, तो ये प्लेन कौन सा प्लेन कहलाएगा, ये एक्स वाई प्लेन कहलाएगा, जो कि यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास, ये छोटा सा क्लॉक वाला, ठीक है। अब मैं जब इसकी बात करूँगा तो कैसा प्लेन है बच्चों, वाई जेड ले रहे हैं ना, पर इसमें वाई जेड मतलब ये तुम्हें दिख रहा है, ये वाई जेड, तो मतलब प्लेन ऐसा है। अब मैं इसको थोड़ा टेढ़ा करूँगा तो तुम्हें ऐसा दिख रहा नहीं दिख रहा, थोड़ा टेढ़ा करने पर, क्योंकि सामने से तो तुम्हें क्या दिखेगा, कि लाइन दिखेगी, दिख रही है बच्चों। अगर मैं इस रुमाल को थोड़ा सा ऐसे रखता हूँ तो सामने से तुम्हें क्या दिख रहा है बच्चों, एक लाइन दिख रही है, तो मैं इसको थोड़ा टेढ़ा कर देता हूँ। तो इस डायग्राम को बनाने के लिए हमेशा टेढ़ा किया जाता है। अब आते हैं बच्चों जेड एक्स पे, जेड एक्स मतलब ये एक्स हो गया, ये जेड हो गया, तो इस पर ये रुमाल ऐसे जा रहा है, नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसका प्लेन कैसा बन रहा है बच्चों,
हॉरिजॉन्टल बन रहा है, ये प्लेन वर्टिकल बन रहा है, ये भी वर्टिकल है लेकिन तुम्हारे सामने से नहीं दिख पा रहा है, इसलिए थोड़ा इसको क्या कर देते बच्चों, टेढ़ा कर देते हैं। तो बच्चों 2 डायमेंशन के अंदर तुम्हें बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। इसको क्या बोल दिया अपन ने, जेड एक्स प्लेन, और प्लेन को ही क्या बोलते हैं बच्चों अपन, तल। इसको भी क्या बोलते हैं बच्चों अपन, तल। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है ये रामायण? सोचने वाली बात है नहीं है गाँव वालों, ठीक है ना। मेरी आदत है बच्चों से गांव वालों बोलना, है ना। ये मैंने किसकी बात करी है, 1D 2D, अब मैंने 3D की तो बात करी नहीं। तो 3D में ऐसा क्या है, सोचने वाली बात है। क्या है यहाँ पर, ये जो लीनियर था लाइन, इसको बोल दिया अपन ने प्लेन। तो 3D को बोलते बच्चों स्पेस। स्पेस बनाने के लिए पहले वीडियो पोस्ट करके उतारो बच्चों अच्छे से। तुम भी अलग अलग कलर के पेन यूज़ कर सकते हो बच्चों समझने के तौर पर, है ना। देखे बच्चों क्या है बता रहा हूँ, ये वाली चीज़ मिटाता हूँ मैं ना। देखो क्या होता है इसके लिए ना, मैंने तुम्हें क्या बताया कि ये जो है ये x को बताएगा, ये जो है टेढ़ा तो नहीं जा रहा, जा रहा थोड़ा थोड़ा टेढ़ा, y को बता रहा है, और ये जो है किसको बता रहा है बच्चों, z को बता रहा है। तो मुझे तीनों एक्सिस लेना है। तो तीनों एक्सिस का मतलब हो गया, देखो बच्चों क्या, कि मैं सोचो बच्चों, मैंने जो जितनी भी ब्लैक वाली लाइन है ना, ये मैंने x को बताई है कि नहीं है। जितनी भी ब्लू वाली है वो किसको बता रहा है बच्चों, z को, है कि नहीं है। और जितनी भी रेड है वो किसको बता रही है बच्चों, अपन को y डायरेक्शन को बता रहा है। तो क्या ये स्पेस जैसा कुछ बन रहा है क्या डायग्राम? स्पेस मतलब समझते हो ना बच्चों, स्पेस का मतलब होता है बॉक्स जैसा डायग्राम, मतलब अपना रूम। मतलब इसके अंदर अगर मैं केवल एक लाइन पे चलता हूँ तो वो लीनियर मोशन ऐसे बोल सकते हैं। अगर मैं किसी प्लेन पे चल रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, या दीवार पे से, ये दीवार है मेरे सामने, ये x और y दीवार बोर्ड लग रहा है ना अपन को, ठीक है, यहाँ पर छिपकली चल रही, तो वो 2D मोशन कहलाता है, ठीक है। या प्लेन वाला मोशन भी कहते हैं इसे, है ना, तल में गति या फिर मोशन इन अ प्लेन। अब जब मैं यहाँ पर रूम की बात कर रहा हूँ और यहाँ पर एक मधुमक्खी आ जाए अंदर, तो मधुमक्खी क्या होगी बच्चों, ना तो x में जा रही है, ना तो y में जा रही है, ना तो z में जा रही है, वो तीनों में जा रही है। तीनों में जा रही का मतलब हवा में उड़ रही है, इसका मतलब स्पेस में जा रही है ना, इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, x y z स्पेस, ठीक है बच्चों। अंतरिक्ष बोल सकते हो हिंदी में इसको, लेकिन अंतरिक्ष बोलते नहीं इसको, तुम 3 डायमेंशन ही बोलोगे, त्रिविमीय। क्या बोलोगे इसको तुम, 3 डायमेंशन मतलब 3V। अब तुमने 3D मोशन या 3D गति देखी होगी या फिर 3D मूवी देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट तुम्हारे मुंह पे आते हुए दिखाई देते हैं, जबकि ऐसा होता थोड़ी दिखते हैं बस तुम्हें। तो यही वही चीज़ होगी, 3D ग्लासेस हो गया, 3D मूवीज़ होगी, हॉन्टेड होगी, ठीक है बच्चों। आगे चल सकते हैं। ये मैंने तुम्हें चीज़ बताई बच्चों, कार्टेशियन, मतलब 10th क्लास का कंसेप्ट सिर्फ ये था हमारे लिए, एक्स वाई। इसके अंदर कितने सारे कंसेप्ट घुसे हुए हैं, क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है कि नहीं है, इंटरेस्टिंग हो रहा है ना सारा। चलो ठीक है, आगे चल सकते हैं। हाँ, ये लेक्चर अगर तुम्हें सही में इंटरेस्टिंग लग रहा है तो बच्चों इसका मतलब पता है क्या है, तुम्हें इस लेक्चर के अकॉर्डिंगली बाकी जो बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर है ना वो और मज़ेदार लगेंगे। हाँ, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि इस वीडियो में मैंने थोड़ा बड़ा बोर्ड यूज़ कर रखा है, उसमें थोड़ा छोटा, कारण वो जो वीडियो मैंने शूट कर रखे वो मैंने घर पे कर रखे लॉकडाउन टाइम पीरियड में, तो उस समय क्वालिटी भी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन पढ़ाने का तरीका बिल्कुल वही है, क्वालिटी बिल्कुल वही मिलेगी बच्चों। तो तुम्हें तो पढ़ने से मतलब है, मेरी शक्ल से थोड़ी। यहाँ मैं शायद गोरा लग रहा हूँ, वहाँ गोरा नहीं लग रहा हूँ, या तो यहाँ पर मेरी दाढ़ी कम है, वहाँ मेरी दाढ़ी ज़्यादा होगी। हर दाढ़ी तो ज़्यादा हो सकती है लॉकडाउन में, ठीक है बच्चों। उतारो वीडियो पोस्ट करके सारा। अब हम बात करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। सर ये कहाँ यूज़ आता है, ये कहाँ यूज़ आता है, मैं बताता हूँ। पोलर का मतलब तुम्हें नाम ही पता चल गया होगा बच्चों, किसकी बात होगी इसमें, पोल की बात होगी, है ना। इसमें एक पोल होता है और एक क्या होता है बच्चों, इनिशियल लाइन। पोल का मतलब पता है क्या होता है, ध्रुव। तुमने पढ़ा होगा नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, 10th क्लास में पढ़ा है नहीं पढ़ा। पोल का मतलब होता है कि जिसके आगे पीछे, उसके अंदर नहीं, जिसके आगे पीछे गतिविधि हो। जैसे नॉर्थ पोल होता था ना, और जैसे साउथ पोल होता है, तो इसमें आगे पीछे गतिविधि होती थी ऐसे,
इसके अंदर नहीं होती थी, आगे पीछे गतिविधि होती थी। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है। हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में, सॉरी ध्रुव पोल के बारे में देखेंगे। एक आता है इनिशियल लाइन, हिंदी में से क्या कहते हैं बच्चों, आरंभिक रेखा। मैं तुम्हें बता देता हूँ बच्चों, कोऑर्डिनेट सिस्टम के मैंने जो 3 टाइप बता रखे ना, तो कार्टेशियन वाला तो तुम्हें समझना ही था। पोलर वाला क्या होता है समझना इसलिए जरूरी क्योंकि मैथमेटिक्स वालों को तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब जो बायोलॉजी फील्ड से, उसके लिए जितनी जानकारी मैं दे रहा हूँ ना, उतनी जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि कहीं कहीं पे पता है क्या होता है बच्चों, हमें पोलर के कंसेप्ट पता नहीं होते हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आता, फिर वो डेरिवेशन या वो रिलेटेड टॉपिक जो होता है ना, वो रटना पड़ता है। ठीक है, चलो ये भी उतारो बच्चों वीडियो पॉज करके पहले तो। अभी जो पोल है क्या, देखे इसमें क्या है बच्चों, ये जो पोल है इसको मैं कैसे बोलूँगा, जैसे मान लो ये x है और ये क्या है बच्चों, y है। तो हमारे लिए पता है क्या है, y मान लो। ये जो होता ना, ये पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो इस पॉइंट को बोलते थे मूल बिंदु, ओरिजिन, लेकिन यहाँ पर मूल बिंदु नहीं बोले हैं, यहाँ पर अपन इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ध्रुव बोलते हैं, क्योंकि यहीं से सारी चीज़ें निकलेगी। और ये जो कहलाती है ना, इसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, आरंभिक रेखा। अब सुनना, मैंने यहाँ पर एक इस टाइप से एक पॉइंट बनाया P और ऐसे काम हो गया, इस टाइप से एक पॉइंट बनाया P और ऐसे काम हो गया। तो ये जो आरंभिक रेखा, इससे जो एंगल बनता है ना बच्चों, इससे अपन क्या बोलते हैं, एंगल या फिर कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। और दूसरा, ये कभी डिस्टेंस चेंज नहीं होती, इसे अपन क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। वैसे तो सही है ना, रेडियस बोलते हैं ना, कभी चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये गोल घूम के ऐसे हो सकता है क्या, कुल मिला के ये थीटा जो है वो 360 घूम जाएगा अगर एक सर्कल बनाएंगे तो पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब ये हो गया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया, जिसमें x, y और z तीनों आते हैं। तो पोलर में ऐसा नहीं होता, पोलर में क्या आता है बच्चों, r, थीटा। यहाँ मैं बताना भूल गया बच्चों, क्या बताना भूल गया, देखना, अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ करूँ कि अगर मैं 1D बात करूँगा तब तो कोई कोऑर्डिनेट नहीं लिखेंगे, लेकिन 2D बात करूँगा ना, तो x, y के कोऑर्डिनेट होते हैं x, y, x, y, ठीक है ना। y, z के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, वो y, z भी लिख सकते हो, और z, x के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसको तुम z, x लिख सकते हो, चलो मान लो ऐसे। लेकिन अगर 3D की बात करोगे ना, तो x, y और z, तो x, y, z के लिए कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, x, y, z। इसके लिए भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, वो मैं बताऊंगा, वेक्टर का बताने की बात है ना। अभी सिर्फ यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर आओ बच्चों। इसमें मैंने तुम्हें क्या बताया, r और थीटा। r किसको बताता बच्चों, रेडियस को, त्रिज्या को, या फिर इसे स्थिति बोलते हैं बच्चों, है ना, ध्रुव से स्थिति। और थीटा क्या, आरंभिक रेखा से बनाया गया कोण, ये r थीटा। सर इसको अपन कैसे याद रखेंगे, अब तो याद रखने का तरीका मैं तुम्हें बता दूं बच्चों। ये उतारो पहले तो, ऐसा कैसा, देखो कि ये x है, ये y है, ये r है, ये थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम एक त्रिभुज बनाओ 90 डिग्री वाला, राइट एंगल ट्रायंगल। तुम्हें मान लो क्या चाहिए, बेस चाहिए, और क्या चाहिए बच्चों, परपेंडिकुलर चाहिए। तो यहाँ पर मैं किसको याद कर लूँ बच्चों, या तो लाल कक्का को याद कर लो, या तो पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले को याद कर लो। तो मान लो तुम्हें बेस चाहिए ना और परपेंडिकुलर चाहिए, तो बेस के लिए तो क्या चलो ये करोगे, मतलब आधार के लिए, तब क्या करोगे, कॉस थीटा, बेस मतलब ये, तो इसको क्या बोल दोगे तुम, x अपॉन हाइपोटेनस मतलब r। और एक चीज़ होती है साइन थीटा, मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस या लंब बटे खंड। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, इसको मान लो तुम y अपन हाइपोटेनस क्या है r। तो यहाँ से अगर तुम सोचो x की वैल्यू तो क्या मिलेगी, r कोस थीटा, यहाँ से बोलोगे y की वैल्यू तो क्या मिलेगी, r साइन थीटा। ये दोनों चीज़ें क्या मिली तुम्हें पता है। अगर तुम r और थीटा दे देवे तो तुम x y कैसे निकालोगे, इससे पता क्या कहलाता है, ये कहलाता है कन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब पोलर दे दे तो
कार्टेशियन कैसे निकालेंगे, और कार्टेशियन दे दे तो पोलर कैसे निकालेंगे। जैसे मुझे क्या चाहिए था, आर चाहिए, थीटा चाहिए, तो यहाँ पर ये तो वो चीज़ होगी जब एक्स और वाई निकालना हो तो ये फॉर्मूले में आर थीटा की वैल्यू रख दो। लेकिन अगर मुझे आर थीटा निकालना हो, एक्स वाई दे रखे हो ऐसे, तब क्या करेंगे, तब एक कहानी है बच्चों। इसके लिए मैं एक चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पर। हमारे पास एक इक्वेशन मिली थी बच्चों, क्या मिली थी, एक्स बराबर क्या मिला था, आर कोस थीटा, कोमा वाई बराबर क्या मिला था, आर साइन थीटा। तो मैथमेटिक्स में एक खास बात है, जब आर कोस थीटा और आर साइन थीटा जैसी शक्ल तुम्हें दिख जाए तब दोनों का स्क्वायर करके पहले तो जोड़ो। तो इसका मतलब आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने क्या करा, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर करा, 2 का स्क्वायर करा, दोनों को जोड़ दिया। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 2 मान लो। तो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, आर स्क्वायर। क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब तुम सोच रहे हो कि सर यहाँ पर साइन आगे क्यों ले लिया, कोई बात नहीं बच्चों, इसलिए आगे ले क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। मैंने तुम्हें बताया ना बच्चों, जब आर थीटा देते तो एक्स वाई कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालना है। और जब आर थीटा देते तो एक्स वाई ऐसे निकालेंगे, और एक्स वाई देते तो आर कैसे निकालेंगे, ऐसे। अब थीटा भी तो निकालना है, तो बच्चों थीटा निकालने का मतलब होता है एंगल। थीटा निकालने का मतलब क्या होता है बच्चों, एंगल। तो यहाँ लिखता हूँ बच्चों, जब भी थीटा निकालने के लिए बोले तो वो एंगल है, और एंगल हमेशा किस पर डिपेंड करता है बच्चों, टेन थीटा पे। याद रखना है ये चीज़। हम एंगल निकालने के लिए वैसे साइन कोस, टेन कोसेक, कोसेक सब भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ले सकते हैं। इसका मतलब पता चल गया कि एंगल निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को ही यूज़ करेंगे। उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी दे रखी है बच्चों, टेन थीटा की। तो टेन थीटा निकालते हैं। तो उस वाली इक्वेशन की अगर तुम बात करते हो तो जैसे y बराबर क्या है, आर साइन थीटा है। अगर तुम इसमें डिवाइड कर दो x बराबर आर कोस थीटा का, तो r से r कट गया, तो क्या बचेगा बच्चों, y अपॉन एक्स बराबर टेन थीटा हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या मिली है बच्चों, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। अब तुम सोच रहे हो कि सर ये चीज़ क्या होगी, टेन इनवर्स। तो ये बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले जो लेक्चर है उसको पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो इसकी कहानी मैंने वहाँ पर दे रखी है। तो ये चीज़ समझ में आई बच्चों, पोलर कोऑर्डिनेट। अब तुम बोल रहे हो कि सर ये तो थोड़ा ऊपर से जा रहा है, ऐसा क्या है, ऊपर से जा रहा है। तो चलो बच्चों मैं तुम्हें एक डायरेक्शन दे देता हूँ कि पोलर कोऑर्डिनेट को मैंने जैसे समझाया तुम वैसे याद रखो। फिर जब इसका कोई रिलेटेड टॉपिक आएगा तब समझने में हमें पोलर कोऑर्डिनेट आना चाहिए, तब तुम्हें ये चीज़ याद रहनी चाहिए। तो यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी तरफ से, लेकिन उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि इसका एप्लीकेशन कहाँ आएगा, यूज़ कहाँ होगा। तो यूज़ करने के लिए वेट करो, लेकिन तब तक इसको समझते हुए चलो। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लेना बच्चों इसको, पोलर को, ठीक है।